भैया आज के ज़माने में जब कोई लड़का और लड़की टेक्सटिंग कर रहे हैं, सेक्सटिंग कर रहे हैं, तो उस ज़माने में आप रोमांटिक गाना तू गंगा की मौज में जमुना की धारा नहीं होगा। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं नजीर गनाई। आज के इस इंटरव्यू शुमारे में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं जो 70s पे बात करेंगे। आज एक बहुत उम्दा बुक उन्होंने शाया की है जिसको द स्विंगिंग 70s के नाम से टाइटल किया गया है। हमारे साथ जुड़े हैं निरुपमा कोतरू, who is an IRS officer, Shantanu Chaudhary and Praveen Jha. इन पवन झा, सॉरी, इन तीनों के साथ गुफ्तगू में ये हम बात करेंगे कि कैसे अगर वेस्ट में 60s का दौर था तो हमारे यहाँ इंडिया में 70s को हम क्यों इतना मानते हैं। तो निरुपमा, लेट्स बिगिन विद यू कि क्यों इस किताब की ज़रूरत आपको लगी कि इस किताब की ज़रूरत है इस वक्त? ओके, तो देखिए, सिनेमा की एक आर्काइविंग होती है। आर्काइविंग हम कहते हैं कि मतलब रिकॉर्ड करना और प्रिजर्व करना, कंजर्व करना। तो जब मैं INB मिनिस्ट्री में थी तो मैं फॉर्मल आर्काइविंग भी करती थी, जैसे हमारा नेशनल फिल्म आर्काइव है, तो उसमें सेलुलॉइड पे क्योंकि फिल्में बनती थी, अब खत्म हो रही है धीरे धीरे। ऑल्दो क्रिस्टोफर नोलन जैसे डायरेक्टर्स अभी भी मानते हैं सेलुलॉइड को, कहते हैं ट्रू मीडियम है, पर अब हम डिजिटल में आ गए हैं तो सेलुलॉइड प्रिजर्व करते हैं। अब उसी तरह एक ओरल हिस्ट्री होती है बहुत ज़रूरी। तो एक डेकेड, ये 70s ऐसा है जो हम लोग हैं, हमें अमेरिकन लैंग्वेज में जेन एक्स कहते हैं। तो हम जेन एक्स थोड़ा मतलब खुश नसीब हैं कि हम लोग उस वक्त उस एरा में थे। हमने, चाहे हम बहुत छोटे हो और हर फिल्म हम बड़े पर्दे पे नहीं देख पाते थे शायद 70s की, कुछ हमने फिल्में वो 80s में देखी, और ख़ासकर जो ब्लॉकबस्टर और वैसी फिल्में नहीं होती थी बड़े डायरेक्टर्स की, ब्लॉकबस्टर्स भी थे पर ये दौर यूनिक था। तो कुछ फिल्में हमने हॉल में देखी, कुछ हमने दूरदर्शन पे देखी, कुछ बाद में वीडियो कैसेट्स पे देखी, मगर वो इन्फ्लुएंस कहीं हमारे दिमाग पे बहुत रहा है। हम लोगों के, हमारे जैसे, जब हम तीन, शांतनु और मैं हैं और हमारे बाकी जो ऑथर्स ने जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, हम लोगों की मेमोरी उस वक्त की बहुत स्ट्रांग है। कुछ एसोसिएशंस हैं जो हम कभी नहीं भूल सकते, चाहे वो संगीत हो, तब के डायलॉग हो, राइटिंग हो। देयर वाज समथिंग वेरी यूनिक एंड वेरी पावरफुल अबाउट दैट। जैसे हम बोलते हैं ना, अगर डायलॉग्स ही माने तो, और राइटिंग, सलीम जावेद वाज टॉप, एब्सोल्यूट टॉप। जो एक ज़माने में साहिर ने किया था फॉर लिरिसिस्ट, कि साहिर आता था बड़ा बड़ा नाम पोस्टर्स पे, पैसा का पोस्टर देखें, इट वाज अ लैंडमार्क थिंग, साहिर एंड SD वर्मन। उसी तरह 70s में सलीम जावेद बड़ा बड़ा आपको दिखेगा पोस्टर्स पे, जंजीर का पोस्टर ही था सलीम जावेद प्रेजेंट्स। करेक्ट। सो दे गेव अस द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स, जो आपको पता है, अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन, ये। और उसी वक्त फिर आप देखिए पैरेलल सिनेमा शुरू हो गया। विजय तेंदुलकर वाज एन आउटस्टैंडिंग प्ले राइट ऑफ मराठी, उनका इन्फ्लुएंस इतना आ गया, ही स्टार्टेड राइटिंग फॉर श्याम बेनेगल। उन्होंने अंकुर जैसी, ये निशांत जैसी फिल्में लिखी, और मंथन जैसी फिल्में लिखी, जो लैंडमार्क फिल्म्स है। आज भी आपने देखा होगा, निशांत और मंथन रिसेंटली कैन में भी रिस्टोर होके दिखाई गई हैं। ये फिल्में इतनी इम्पोर्टेंट फिल्में, लैंडमार्क फिल्में, हाँ, थिएटर में भी रिलीज हुई फिर आफ्टर रेस्टोरेशन। तो ये कुछ वो डेकेड बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब शांतनु मेरे पास ये आइडिया लेके आए, इनके दिमाग में पहले से, इनके जहन में था कि 70s का दौर में मैं कुछ सोच रहा हूँ, तो हमारी मुलाकात हुई एक सेशन में, तो इन्होंने कहा इस पे लिखते हैं। तो फिर हमने कहा एक ऑथर लिखने के बजाय हम क्यों ना कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस सबके ले, उससे कुछ और ही निखर के आता है। अब जैसे इन्होंने हमने, हमारे जो मित्र हैं, बेस्ट फिल्म राइटर्स हैं इंडिया के, मोस्टली यंग, मोस्टली आवर जनरेशन, who have written excellent books, award winning, national award winning books। और सैयद मिर्ज़ा साहब से मेरी बात हुई जब इन्होंने मुझे आइडिया दिया ना, मैंने उनसे बात की, क्योंकि आई हैव नोन हिम, ही वाज चेयरमैन FTII जब मैं डायरेक्टर फिल्म्स थी INB में। अच्छा। बहुत खुश हुए, he was so happy on the phone, he said I am buying your book। मैंने कहा नहीं, आपको लिखना है मेरे लिए। तो उस वक्त वो 2 किताबें खुद लिख रहे थे। he is a prolific writer, he has written about western history और तमाम टॉपिक्स। उन्होंने कुंदन शाह पे एक किताब लिखी जो लास्ट ईयर रिलीज हुई, इट्स कॉल्ड आई नो द साइकोलॉजी ऑफ रैट्स, बिकॉज कुंदन शाह उनके फ्रेंड और FTI में दोनों साथ साथ।
तो सैयद मिर्जा साहब, उनके ब्रदर, ये सब भी उस दौर में थे। आपको याद होगा इनकी फिल्म में एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, मोहन जोशी हाजिर हो, उसकी क्या अजीब दास्तान किसकी थी, अरविंद देसाई की अजीब दास्तान। इन फिल्म मेकर्स को भी उस वक्त ब्रेक एक मिली जबरदस्त, और फिर थर्ड आ जाते हैं मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा। और यही बात मुझे सैयद मिर्जा साहब ने कहा कि जो तुम्हारा ये पीरियड है ना निरूपमा, यू हैव चोजन सो वेल, बिकॉज अलॉन्ग विद ब्लॉकबस्टर्स हैप्पीली कोएग्जिस्ट कर रहा था पैरेलल सिनेमा भी। और मिडिल ऑफ द रोड आप देखिए क्या जबरदस्त, ऋषिकेश मुखर्जी साहब, गुलजार साहब, बासु चैटर्जी, बासु भट्टाचार्य, इतनी बेहतरीन फिल्म है, बेहतरीन फिल्म है। अगर आपको करना है 73 से 83 वाला डिकेड जो है वो मोस्ट टेलिंग डिकेड रहा है। ट्रांसफॉर्मेटिव, दो विजय उसमें, एक अमिताभ बच्चन विजय प्ले कर रहा है और एक विजय तेंदुलकर उसी एंग्री यंग मैन का दूसरा एक पहलू दिखा रहा है। अभी जब पवन जी बात कर रहे थे कि आई थिंक आई वांट टू रिट्रेट दैट क्वेश्चन कि आप बहुत कुछ कर सकती थी, आप डिफरेंट मीडियम्स में जा सकती थी, लेकिन यही किताब क्यों? क्योंकि आपको मिनिस्ट्री ने बहुत असाइनमेंट्स भी दिए थे, या बहुत सारे असाइनमेंट्स आप कर चुके हैं बखूबी, और लेकिन आपको क्यों लगा कि मुझे यही करना चाहिए एटलीस्ट अभी? तो बाद में आप देखिएगा मैं पीछे पड़ गया। अच्छा नहीं, इसके पीछे मैं बताती हूँ, आप मुझे किताब देंगे तो ये किताब जो है बहुत खूबसूरती से ये किताब आई है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं they have depicted the iconic pictures also, and जो किताब के शौकीन हैं वो इस किताब को ऑनलाइन खरीद सकते हैं, बुक स्टॉल से खरीद सकते हैं, और 70s को पूरा 70s का मजा ले सकते हैं। पोस्टर्स भी है आपके यूनिक, जो नेशनल फिल्म आर्काइव से हमने ना परमिशन लेके रिप्रोड्यूस किए हैं। इसमें आपको पोस्टर्स भी मिलेंगे बहुत प्यारे प्यारे, ये देखिए। तो ये मैं पीछे कुछ ब्लॉग्स पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं आईएनबी मिनिस्ट्री के टाइम के, जैसे विदु विनोद चोपड़ा जी, तो मैंने कहा ना, मैं उनको अपना कश्मीरी भाई मानती हूँ, लिटरली ही इज माय कश्मीरी ब्रदर, ओल्डर ब्रदर। उन्होंने लिखा है, जैसे मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, या राजू हिरानी, क्योंकि ही वॉज वेरी बिजी विद डंकी, ही सेड अदरवाइज आई वुड हैव लव्ड टू राइट। आप अगर पढ़े इन्होंने क्या लिखा है, निरुपमा's head works for the civil services and a heart for art. She is a huge film buff. In this book, apart from her stories of cinema, she has managed to get the best critics and filmmakers to write from the heart. Nirupa and Shantanu's book celebrates beautiful memories of cinema, thoroughly enjoyable. ये राजू ईरानी जी ने कहा है. Now he is a chela of Hrishikesh Mukherjee. मैं उनके exactly when I went to his office, he has a poster of Anand. He said this is one of my favorite films and this is what inspired me. क्योंकि if you seen राजू ईरानी cinema, मुन्ना भाई and all, दिल को छूती है कहीं, है ना, वो ऋषिकेश मुखर्जी टाइप। एग्जैक्टली, You want to get into that kind of space. कैरेक्टर का नाम भी आनंद रखा है। आनंद, हाँ एग्जैक्टली। और विदु विनोद चोपड़ा जी ने जैसे लिखा ना, मेरे ड्यूरिंग माई इयर्स, वो 70s में फिल्म इंस्टीट्यूट में थे, तो उन्होंने बहुत सारे मेरे से और शांतनु से बात की। He has written during my years at the Film Institute, 73 to 76, Pune, there was a lot of experimentation going on in commercial cinema in Bombay, and parallel cinema was raring to go. Nirupa and Shantanu's book gives reader a lot of insights into this crucial decade in Hindi cinema. I love going back to that period as it energizes me and reminds me of why I, a small town boy from Kashmir, came to Bombay to make films. कितनी बड़ी बात है कि वो डेकेड कुछ ऐसा था, इतना इंस्पायरिंग, हर तरह की स्टोरीज चल रही थी। और वो आप वैरायटी जब इसमें पढ़ेंगे ना, आपको मिलेगा। जैसे मनोज कुमार उस वक्त के बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, हमने ये डिस्कस भी किया था कि एक तरह की वी कैन से एरोगेंस होती है इंग्लिश फिल्म राइटर्स में, दैट यू नो कमर्शियल सिनेमा इज वेरी मंडेन, राइट? तो वी मे नॉट गिव द सेम रिस्पेक्ट। इफ यू थिंक ऑफ श्याम बेनेगल, यूनिवर्सल रिस्पेक्ट होता है, बट इफ यू थिंक ऑफ सुभाष घई, एवरीवन विल से अरे बड़े पॉपुलिस्ट बनाते हैं सिनेमा, मनोज कुमार। बट आई टुक एन इंटरव्यू ऑफ सुभाष घई स्पेशली, ही इज FTII trained, okay, and he didn't want to become an actor, he wanted to write stories. So first he acted in couple of films, but then he wrote brilliant stories. Then he said, why shouldn't I direct? And he mentioned कि अदूर गोपालकृष्णन, कुमार शानी, ये सब मेरे बैचमेट्स थे, वो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए फिल्म बनाते हैं। मैं चाहता हूँ फिल्म हर कोई देखे, मेरे ड्राइवर से लेकर, मेरे बेटा से लेकर मेरी माँ, सारे जनरेशन। हाँ, तो उन्होंने ब्रेक थ्रू कितना अच्छा किया, कालीचरण और विश्वनाथ बनाए।
So that time I feel audiences were welcoming. They wanted to listen to all kinds of stories. अच्छा, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप कश्मीरी है, जी. आप कश्मीर में जन्मे, फिर आपने इनफैक्ट दिस prestigious project you took up, writing about the films and writing about this period when most of the film crews and filmmakers used to explore Kashmir for their projects. So how important is Kashmir as far as this period is concerned? To me, it's very, very important. I can't separate Kashmir from Indian cinema. It's like Yeah, completely and- embedded. दोनों का इतना वो चोली दामन का साथ बोलते हैं ना, आप सेपरेट कर ही नहीं सकते. और 70s में तो every filmmaker was coming here. मतलब it's a natural thing. You don't have to think twice. अगर मैं यश चोपड़ा जी की जगह होती और मुझे लगता कि भाई कभी कभी बनानी है. Now कभी कभी like प्यासा है, if you remember, is a story of a poet. साहिर रज़ानवी जी की अपनी तलखियां में से वो पोएम उठाई है उन्होंने, यश चोपड़ा जी ने, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है. कहाँ से उसको सेट करेंगे आप? कश्मीर से ज्यादा पोएट्री कहाँ मिलेगी आपको? हम जहाँ बैठे हैं आप देखिए ना, वो तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखे, है ना, ये गाना था उसमें. और कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, मैं पल दो पल का शायर हूँ. ओबरॉय में शूट हुआ है वो. तब ओबरॉय कहते थे, ओबरॉय पैलेस, पल दो पल मेरी कहानी है ना, जवाहर ललित है. तो कश्मीर और बॉलीवुड, अब बॉलीवुड कहते हैं तब हिंदी सिनेमा, they were always intimately connected. So you just can't take them apart, and there's no need to also. It's a natural thing for anybody Shantanu, to you come. are into the business of publishing. You have been into this for a long time now. तो क्यों आपको लगता है कि कहानी कहना और documentation, because you strongly believe that we need to document things, we need to put them on record. Why do you think it's so important for the next generation? I think the record has to be kept. You know, what was cinema like, as we discussed at the what was the society like at a certain point in time? कि 1975 में अगर इमरजेंसी होती है तो उस टाइम पे वी रिमेंबर गुलजार साहब फॉर हिज रोमांटिक सॉन्ग्स, बट गुलजार साहब ने सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं, ये 5 सालों का देने हिसाब आए हैं, ऐसी पॉलिटिकल गाना भी लिखा है जो इमरजेंसी का, that is important. It gives us a moment in time. आप रजनीगंधा देखिए 1974, आज 50 years हो गए हैं. This is the 50th year of a film like Rajnigandha. You see it and you catch a moment in time जब there was this clerk as a hero and an office executive as a heroine. और छोटी सी बात ले लीजिए, उसका जो ऑफिस कल्चर का जो ये है, it is a typical 70s culture. That culture is lost. आप रिमझिम गिरे सावन का जो शूट है मरीन ड्राइव पे, मॉनसून वाला जो गाना है, वो अगर गाना देखिएगा तो एक it's a different world that existed and that needs to be documented for a future generation to see अच्छा कैसा था. We have lost a lot of our records because we are not very good at documenting. So I think that's why books need to document music, cinema, culture, because they portray a certain time. And the uniqueness of this book is, barring 2-3 contributors, most of us are looking at the 70s from the perspective of the 80s. You know, Ninupama, me, Jay Arjun, all of us grew up in the 80s, and because films of the 80s were so bad, a lot of us came to watch these films on Doordarshan. I watched a lot of them in theaters and all. वो एक अलग पर्सपेक्टिव है. मैथिली राव और रत्नोत्तमा इसमें 2 कंट्रीब्यूटर्स हैं, 2 लीडिंग फिल्म क्रिटिक्स, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म क्रिटिक्स, जो उस दौर से गुजरी हैं, जो उस दौर पे जब फिल्म स्टारडस्ट एंड ये सब लिखा जाता था, स्टारडस्ट की स्कैंडलस, सो वो उस टाइम की डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने किया है. उन्होंने अमिताभ बच्चन को फॉलो किया है, ये किया है. पर मोस्ट ऑफ अस इन दिस बुक are products of the 80s, and we are looking at this from a very different perspective. कि वो अमिताभ बच्चन जब 1973 में जंजीर से ये करता है, या फिर दीवार में पीटर में ये दरवाजा ये तेरे
इससे चाबी लेके जेब से चाबी लेकर that anger, or when he's tying his thing in a knot, that anger against the system, we might talk of this art house cinema as addressing anger against the system, but commercial cinema actually did that. When he's saying तुम्हारे तेजा तेरे नजदीक की नजर कमजोर है, that kind of anger was a product of the time. It could not have come at any another time. As much as Rajnigandha was a product of the time, Choti Si Baat was a product of the time, these were products of the time. And अगर वो नहीं रिकॉर्ड होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि अच्छा this was also happening at around that time. And also for the scholarly purpose, it's very important to have this document. I think एक चीज इनके आपकी बात को मैं एक और चीज जोड़ दूं, आज की तारीख में हमारे पास सब कुछ एक्सेसिबल है। ओटीटी पे फिल्म आ जाती है, आज नहीं देखेंगे 20 दिन बाद देख लेंगे। 70s में हमारे पास ना दूरदर्शन था, सिनेमा में फिल्म लगती थी साल भर बाद, मतलब छोटे टाउन्स में तो साल भर बाद आती थी। तो हमें उस समय का जो देखा हुआ है वो पोस्टर जो लखनऊ में स्टेशन पे उतरते हुए डिस्को डांसर का देखा या डॉन का देखा, वो अभी भी इम्प्रिंट है, क्योंकि हमारे पास इतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, हम इतना ज्यादा एक्सपोज नहीं थे। तो हमारी उससे जो एक कनेक्ट है ना बहुत स्ट्रांग है, और उस मेमोरी से अभी तो सब कुछ मिलता है, तो अब हमारे लिए उसकी वैल्यू नहीं है। उसकी जो वैल्यू थी ना उस समय हमारे लिए, आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे घर में फिल्म मैगजीन्स नहीं आती थी। एग्जैक्टली है ना, फिल्म तो हम नाई उस बेसिस पे चूज करते थे जिसका सबसे ज्यादा फिल्म मैगजीन्स होती थी कि हम उस नाई के जाएंगे, है ना। डॉक्टर के पास जाने का एक यही होता था कि वो डॉक्टर्स के चेम्बर में रखे होते थे, तो वो एक्सेसिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। Film and music archivist, how do you see this book? How would you analyze this book? Because you have been part of the discourses, conversations also. So how do you? First of all, this is a very beautiful documentation of the era that we grew in. तो हम लोगों का जो बचपन का कनेक्ट होता है ना, एंड स्पेशली हम लोग शायद उन लोगों में से हैं जिनके लिए सिनेमा एक पैरेलल एजुकेशन था। स्कूल की किताबें इतनी जरूरी नहीं थी जितना हम सिनेमा से सीखते थे। अमिताभ बच्चन जो बुराई पे सच्चाई की जो हम कहते हैं ना जीत, वो हम सिनेमा से सीखी कि क्या बुरा है, क्या विलेन है, क्या ब्लैक एंड व्हाइट क्या है। खुददारी जी जी, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता हूँ। तो ये छोटी छोटी ये लेसन्स है, एजुकेशन है जो हमने उस दौर में उस साथ सीखी। तो ये जो किताब है, सबसे पहली चीज तो उस दौर का डॉक्यूमेंटेशन है, जो दौर की चीजें अब बहुत तेजी से मिट रही हैं। जिस तरह से कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जिस तरह से हमारा एक पूरा का पूरा दौर चेंज हो रहा है, जिस तरह से हम जिंदगी जी रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आजकल के जो बच्चे हैं उन्होंने तो वो कभी सोच नहीं सकते कि 70 में हम लोग किस तरह जीते थे। जो न्यूक्लियस फैमिलीज थी, मतलब जो एक बड़ी फैमिलीज थी, उससे हम जिस तरह से वो 70s वो बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है। दो रास्ते से वो जिस तरह से हम जॉइंट फैमिली से एक छोटी फैमिलीज में डिवाइड हो जाता हुए, तो अब तो बहुत नॉर्मल सी चीज है, अब उस पर बात नहीं होती। लेकिन 70s की जो थीम्स हैं, करप्शन पे 60s तक कोई बात नहीं होती थी बहुत स्ट्रांगली। 70s में पहली बार जाके करप्शन बिकेम अ पॉइंट, और आप देखिए स्मगलिंग बिकेम अ पॉइंट। या 70s एक और चीज है, 70s में हमने शुरू कैसे किया, वॉर से, है ना। तो जब भी वॉर जैसी कोई त्रासदी होती है तो हम लोग एस्केपिज्म ढूंढते हैं सिनेमा में, इसीलिए वो रोमांस, इसीलिए वो म्यूजिक वो उस दौर के बाद आता है। जब भी इस तरह का आप कोई भी वर्ल्ड वॉर 2 देख लीजिए, आप इटालियन सिनेमा को छोड़ दीजिए, पूरे दुनिया में एंटरटेनमेंट फिल्म्स मिले। हमारे यहाँ भी राज कपूर बरसात लेके आए, पार्टीशन के बाद हमारे पास पार्टीशन पे कोई बात नहीं हुई, जो भी फिल्म्स हुई सारी एंटरटेनमेंट के ऊपर बात। 62 के बाद सारी हिल स्टेशन पे ही। सो हम कभी भी उस ट्रेजेडी की बात नहीं करते, है ना। तो 70s हमारा स्टार्ट कैसे हुआ, बड़ी बेरोजगारी, गुलजार साहब लिखते हैं हालचाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, बीए किया है, एमए किया है, जो भी किया है, एमए किया है, काम नहीं है, वरना यहाँ आपकी दुआ से सब ठीक ठाक। पहला कमेंट था अनएम्प्लॉयमेंट पे, इट वाज एन एंटी एस्टेब्लिश कमेंट। और सबसे देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, हमारा रिजल्ट क्या होता है, साल भर की पढ़ाई, यानी हम वो जो पास्ट के बेसिस को ही तो इवैल्यूएट करते हैं ना रिजल्ट में। तो अभी एक दिन उनसे बात हो रही थी कि सर कितना रिलेवेंट गाना है, हम लोग बात कर रहे थे कि हालचाल ठीक ठाक है, आज भी इतना रिलेवेंट है। तो बोलते हैं बच्चों अच्छी बात है क्या,
बोले हम 60 साल में कुछ भी चेंज नहीं हुए, 50 साल में आज भी वही स्थिति है। तो इट इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी हाउ एंड इट्स ग्रोथ, कि हम कितना चेंज हुए हैं। तो हम 50 साल के पीछे से कंपेयर करेंगे, तब भी अनएम्प्लॉयमेंट था, अब भी था। तो वो डॉक्यूमेंटेशन एक सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत जरूरी हो जाता है। So why don't we see such relevant cinema now? It is, I think it is relevant. It is. For the times they are being made. The grammar, गुलजार साहब का ही बात करते हैं, he actually told me once that भैया आज के ज़माने में जब कोई लड़का और लड़की टेक्सटिंग कर रहे हैं, सेक्सटिंग कर रहे हैं, तो उस ज़माने में आप रोमांटिक गाना तू गंगा की मौज में जमुना की धारा नहीं होगा, भेजने का खत फूल तुम्हें भेजा है। या फिर मैं तुलसी तेरे आंगन की, ना तुलसी है ना आंगन है, तो फिर वो बट आप 68th फ्लोर पे रह रहे हैं, तो वहाँ कहाँ तुलसी आएगी। तो ये टाइम जो है अभी के सिनेमा भी द गुड फिल्म्स ऑफ द लाइक द गुड फिल्म्स ऐसा नहीं है कि 70s में सब कुछ अच्छा है। 70s में रंगा खुश भी था, एकदम ट्रैशी सिनेमा भी था, ट्रैशी। पर जो द गुड फिल्म्स, एंड बाय गुड आई जस्ट डोंट मीन आर्टिस्टिकली जो श्याम बेनेगल, बट इनका सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी हो और एंटरटेनमेंट। one of the biggest things, rediscoveries that I made going back thinking about it was the way we watched films. आज के जमाने में आप आइनॉक्स पे, पीवीआर पे जो फिल्में देखते हैं 700-800 रुपए टिकट देके, हम लोग 2.5 रुपए में, एंड ऐसे हॉल पे जहाँ पे बारिश गिरे तो पर्दे पे पानी आ जाए। मैंने खुद हेरा फेरी देखी, कालीचरण देखी, अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना में डायलॉग बाजी हो रही है और अचानक लगता है वो स्नेक डांस करने लगे। कैसे होता है, मतलब दिमाग हिल गया कि हो क्या रहा है। मैं 7-8 साल का था, समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद पता चलता है 3 मिनट बाद कि बाहर बारिश हो रही है, तो स्क्रीन, तो यू कैन, सो दैट इज ऑल्सो एन एस्पेक्ट वी मेंशन इन दिस बुक, दैट देयर वेयर इज टू बी सिंगल स्क्रीन थिएटर वाज अ ह्यूज थिंग, दैट सारा रिलीजियन, कास्ट, क्लास, सब कुछ भूल जाइए। आपके पास 10 रुपए है, 12 रुपए है बैल्कनी के लिए, इट डजंट मैटर वेदर यू आर अ रिक्शा वाला और यू आर अ बॉक्स वाला, you are sitting together. So that was फ्रंट स्टॉल में टिकट नहीं मिलता था, नहीं भाई, आगे बैठ के मैंने फ्रंट रो में आगे बोरी लगा देते थे, बोरी पे बैठ के फिल्में फ्रंट रो ऐसे करके देखना पड़ता था। और अमिताभ बच्चन का जैसे इनका क्रेज था, हमारा भी था। तो हमारे कॉलोनी के जितने बच्चे थे ना, मेरी बर्थडे पे मैं अमिताभ बच्चन की फिल्म ले जाता था। अच्छा, हम थोड़े प्रिविलेज, उससे फादर थोड़े उसमें थे, तो हमें सब जगह टिकट मिल जाता था। उस दिन टिकट नहीं था क्योंकि वो लगी थी शान और सुपर हिट थी। तो मैं 11 दोस्तों को लेके गया और उन्होंने, मैनेजर अंकल ने कहा आज तो बच्चे, आज तो कुछ भी नहीं हो सकता, एक्स्ट्रा सीट भी नहीं हो सकता। तो हमने पूरी फिल्म खड़े होके देखी। हमने कहा हम वापस नहीं जाएंगे। ओटीटी के जमाने में सिनेमा स्टोरीज आल्सो कमिंग आउट, यू नो, ऑल थ्री ऑफ यू सपोज गोइंग टू अ सिनेमा हॉल, यू नो, शेयरिंग थिंग्स। नाउ वी हैव दिस ओटीटी थिंग कमिंग अप। हर एक का अपना अपना रूम है, हर एक का अपना अपना स्पेस है, उसमें देखता नहीं देखता, पूरी भी नहीं देखता ना, 10 मिनट अभी देख के बंद कर दिया, फिर 2 घंटे बाद 10 मिनट अभी देख ली। impacting the overall cinema culture. It was immense. I'll tell you something. वो जब अमिताभ बच्चन हो या जो एक्टर उस बड़े पर्दे पे, जय अर्जुन सिंह उस दिन बता रहे थे दैट राजेश खन्ना की आनंद, उसने पहले हम लोगों ने, कई लोगों ने टीवी पे देखी है ये सब, काला पत्थर ये सब टीवी पे देखी है। पर पिछले साल जब काला पत्थर रिलीज हुआ था थिएटर पे, उसका जो इफेक्ट है, जब अमिताभ बच्चन उसका हाथ पकड़ के बोलता है धन्ना तू तो गया, वो बड़े स्क्रीन पे उसका एक इफेक्ट अलग है। वो सो दैट इम्पैक्ट यू कांट हैव इन, you can't have in an OTT. वो and it is talking to 1,000-1,200 people at the same time. when he says मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, and the तालियां that, और ये जो आप संतोष आनंद की गाना बोल रहे थे, रोटी कपड़ा, रेलेवेंस कितने हैं, like when और नहीं बस 3 निशान,
रोटी कपड़ा और चलो नहीं, बस और नहीं जो हाँ, गाना और है, दूसरा है ये बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार मर गई, गई। बहुत फेमस गाना है So, तब का, महंगाई मार गई। those the impact Impact of the was big too much. screen is a different impact altogether. Yeah. As I said, मैं दीवार और जंजीर देख के मैं त्रिशूल देख के घर वापस आता, मुझे ऐसा लगता था इधर लिखा है मेरा बाप चोर है तो या फिर पापा से बोलूं कि तुम मेरे नाजायज बाप हो। क्यों भाई? my parents used to be very, my grandmother used to say कि इसका प्रॉब्लम क्या है? अमिताभ बच्चन इसका दिमाग खा रहा हम तो ब्रदर्स थे, जॉनी मेरा नाम नहीं डिशो, आपस में हम लोग वो फाइट घर पे वो लड़ते थे। So my son watches these films on on television now, and he does not realize, अच्छा, what is the big deal? Yeah, What is the big exactly, deal? exactly. इनकी बात में बस एक लाइन में एक चीज जोड़ दूंगा, पहले हम सिनेमा चेरिश करते थे, आज हम कंज्यूम करते हैं। Very true. We've all become consumers of content. कंज्यूमर है और वो फिल्म नहीं, कंटेंट है, अब आप डिजिटल कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। तो लास्टली मेरा सवाल निरुपमा आपसे है, क्योंकि कश्मीर की अगर बात करें, we have a long date with Indian cinema, but we have failed to create our own regional or own cinema. Why do you think we couldn't make our own stories? We couldn't, flourish in cinema? I think partly it was financial constraints. In fact, yesterday I was watching Muzaffar Ali's interview again. I don't know why, वो Zuni की बात हो रही थी, and he started a very ambitious project on Zuni. तो 80s में थोड़ा शूट भी किया उन्होंने डिम्पल और विनोद खन्ना के साथ। ऑफ कोर्स हिंदी और उर्दू लैंग्वेज में था, बट कुछ हुआ था उस वक्त, फिर द गवर्नमेंट कुड नॉट अश्योर हिम whatever help he needed, plus I think he had J&K Bank had a lien on the film or something crazy, and I think that the years of militancy and terrorism also that must have impacted badly films. So I mean, obviously, when you have other concerns, culture always suffers. Culture suffers everywhere. I mean, even our museums, because I was joint secretary culture, I have seen how badly the museums were affected. Obviously, priorities are that time different. So I think after initial spurt of films, Manzrat and all were made in Kashmiri, and then Mehjoor तो again उर्दू में बनी, मल्हार सानी जी साथ थे, और उस वक्त थिएटर 70s तक तो थिएटर वगैरह बहुत अच्छा चला था। Then these people, yes, प्राण किशोर जी then moved to television, वो भी नेचुरल था। इनफैक्ट जब मोहन अगाशे जी से मैं बात कर रही थी, पैरेलल सिनेमा के काफी लोग टीवी में आ गए थे, also for prospects, because by 80s cinema deteriorated. So it's not just in Kashmir, 80s saw deterioration in Hindi cinema also. So many of the better filmmakers moved to television, started making telefilms. That happened with Pran Kishore Saab also. He made Gul Gulshan Gul Farm, if you remember. So, and then of course late 80s तक तो हालात बहुत ही खराब हो गए थे। Video so where was piracy the necessary neither the will nor the money? Then you can't blame a poor filmmaker for not making a film in Kashmiri. I mean, Noori बाहर से ही कोई बना सकता था। बड़ी प्यारी स्टोरी है नूरी की, स्वीट सेट है। somebody was saying भदरवा में शायद शूट हुई है, फारूक शेख, पूनम ढिल्लों की। nice songs also. तो बट कहीं ना कहीं ये कल्चर दोबारा रिवाइव करना पड़ेगा। एंड वी वर डिस्कसिंग फिल्म फेस्टिवल्स में, अनफॉर्चुनेटली बहुत ट्रैजिक स्टोरीज भी वो भी आना ज़रूरी थी, क्योंकि people have suffered, there's a lot of suffering. So it's good for that also to come out. But we are hopeful that times, the way they change, hopefully nice stories will come out of Kashmir. It's a natural progression. It's part of everything. Every cinema has a cycle, whether it's in the West or in India. हिंदी सिनेमा को लोग खत्म कह रहे थे, बोल रहे थे 2 साल पहले, जब आपने सुना होगा ना, जब ये पुष्पा, RRR, so everyone said Hindi cinema dead, gone. फिर luckily पठान जब आई, सुपर डुपर हिट, इंक्लूडिंग आपके आइनॉक्स में, सो शाहरुख खान practically helped revive theatre. So these are cycles, होता है, थोड़ा ebbs and flows होता है। पर आपको लगता है कि कहीं इंडस्ट्री के लिए एक अनसर्टेनिटी और इनसिक्योरिटी जो बड़ी चीज होती है, जो शायद दूसरी स्टेट्स में नहीं है, यहाँ ज्यादा रही, यहाँ तो ज्यादा नेचुरली रही, but that was also the factors. See, when your culture, whole culture is taking a beating, जैसा LG साहब भी बता रहे थे, artists were forced to leave the valley.
you know how, और हमारी शादियों में जो बजाते थे बेचारे, जब when they are threatened, how will they come and play? So साजिंदे हमारे सारे बेचारे खत्म हो गए उनकी। म्यूजिक कैसे फ्लरिश करेगा? जो सांस ही नहीं ले सकते आप, तो क्या म्यूजिक और क्या मौसीकी और क्या फिल्म तो लास्ट प्रायोरिटी होगी ना फिर हमारी। बट यंग फिल्म मेकर्स आ रहे हैं। बट 20 साल में मेरे ख्याल से कश्मीर पे 20 फिल्में बढ़ गई हैं। अब बढ़ गई हैं सुजीत ने धीरे बनाई, हाँ, धीरे, लैला मजनू, ये जो सारी हैं धीरे धीरे मतलब बनेंगे। कश्मीर के लोगों की कहानी जिसमें आ रही है, जो पहले नहीं थी। पहले कश्मीर एज जगह थी, एज अ प्लेस थी, एज अ प्लेस होल्डर थी, एज अ बैकड्रॉप थी, बट अब कश्मीर कैरेक्टर। तो वो अभी जो जैसे आपके विधु विनोद चोपड़ा ने शिकारा बनाया, कई सारी ऐसी फिल्में बन रही हैं जो कश्मीर पे, देखिए फितूर भी यहीं बेस्ड थे शायद, तो कई सारी फिल्में कश्मीर को लेके, हैदर वाज अ बिग चेंज, मतलब जो जहाँ यहाँ का। तो जब फिल्म्स पे बात करें और 70s की बात करें तो आई थिंक वी नीड लॉट ऑफ टाइम टू डिस्कस ऑल दिस। हाँ, बट आई वांट टू फिनिश ऑन वन थिंग, बिकॉज आप बोल रहे थे ना सोशली रेलेवेंट फिल्म्स। रजनीगंधा जैसी फिल्में जो है, खासकर मैं आपको दिखाना भी चाहती हूँ, इसका बहुत प्यारा पोस्टर है, हैंड पेंटेड। फॉर मी इट्स अ बिग लैंडमार्क। व्हाई? बिकॉज आई विल टेल यू, एज अ वुमन, you know, it's the first time an office culture, a woman going to office, वो office culture इतना naturally दिखाया गया। It's a woman centric story completely. Vidya Sinha plays a woman who is already working in Delhi. Her fiance is in Delhi, Amol Palekar. She gets a job offer in Bombay. तब उससे पहले नहीं बनी थी ऐसी स्टोरीज हिंदी सिनेमा में। और जेंडर बायस्ड, जेंडर बहुत बड़ा होता है, जेंडर बायस कौन दिखाएगा? वर्किंग वुमन। And you know the kind of costumes, because that for working women the saris came this Georgette and easy to maintain, Swiss oil, ये फैशन के इम्पोर्टेंस बहुत थी उस जमाने में। जैसे आप राजेश खन्ना का गुरु कुर्ता देखें, या वो शोले में जो डेनिम ऑन डेनिम आया, अमिताभ की वो वेरी गुड कॉस्ट्यूम इन शोले फिल्म। नो डेनिम ऑन डेनिम, डेनिम जैकेट, डेनिम जीन्स किसने सुना था इंडिया में तब तक? तो या हरे रामा हरे कृष्णा में हिप्पी कल्चर आपने दिखाया, जीनत अमान वाज आउटस्टैंडिंग, वो कुर्ता में व्हेन शी इज डांसिंग। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरा फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। इट डॉक्यूमेंट्स द सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री एंड ऑल्सो विमेन। तपस्या भी एक फिल्म थी अनिल गांगुली की। राखी is the breadwinner. She doesn't get married because her younger brothers and sisters are yet to get a job. We talked about चेतना वाला। आपने ऑफिस कल्चर की बात की ना, मुझे याद आती है घरोंदा। एंड उसमें ऑफिस कल्चर के अलावा द बिगेस्ट पार्ट इज द वुमन हैज द अपर हैंड। मतलब जरीना वहाब एंड श्रीराम वहाँ पे वो जो मेल डोमिनेंस है वो खत्म हो रहा है। मतलब बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट था घरोंदा में। भीमसेन एंड चेतना आल्सो फॉर दैट मैटर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मन तो करता है कि इसको हमारा भी मन करता है बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आवाज वॉइस के साथ बात करने के लिए। शुक्रिया Nirupama, we will definitely come back to you because we definitely want to know more about Kashmir and know more आपको थोड़े दिन के लिए यहाँ पोस्टिंग ले रहे हैं। films and cinema can be developed. Thank you so much all of you. Thank you. होम वो पोस्टिंग मिलती होगी ना। जरूर।